शोभा अपने ससुराल में अपने पति से बहुत परेशान रहती थी। उसका पति दिलीप उसे धोखा देकर दूसरी औरत के साथ रिश्ता बनाने लगा था। यह बात शोभा को बर्दाश्त नहीं हुई। इस बात को लेकर शोभा और उसके पति के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसे यह घर छोड़कर अपने मायके में आकर रहना पड़ा। तभी से शोभा अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में रहने लगी। अरे भानु, घर की सफाई हुई या नहीं? जल्दी से चाय का पानी चढ़ा दो। सवेरे सवेरे रेवती जी की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे ही शोभा की नींद खुली, उसने देखा कि माँ नौकरों को अलग अलग काम समझा रही थी। पूरे घर में गहमा गहमी का माहौल था। वजह थी आज ट्रेन से बिंदु दी और उनके पति सागर जी आ रहे थे। उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी आने वाले थे। बिंदु दी घर की सबसे बड़ी बेटी थी और उनकी शादी एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुई थी। रेवती जी चाहती थी कि इंतजाम में किसी भी तरह की कमी ना हो। उसी वक्त शोभा के पिता माधव जी की आवाज़ आई, अरे बैठक की चादर बदली कि नहीं? बिंदु और सागर आने वाले हैं। घर साफ सुथरा होना चाहिए। मुश्किल से ही तो आ पाते हैं वक्त निकाल कर। तभी रेवती जी की नज़र शोभा पर पड़ी। अरे शोभा, तू तो ऐसे ही बैठी है। और यह क्या? ओम का हाल देखा है? एकदम गंदा लग रहा है। जल्दी से उठ, नहा धोकर नए कपड़े पहन और ओम को भी अच्छे से तैयार कर दे, नहीं तो बिंदु और सागर कहेंगे कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। शोभा तुरंत उठ गई। पूरे घर में तैयारियों का माहौल था, जैसे किसी बड़े त्योहार का इंतजार हो रहा हो। शोभा ओम को तैयार करते हुए अचानक अपनी पुरानी यादों में खो गई। उसे वह दिन याद आया जब उसकी शादी के बाद वह पहली बार ससुराल से मायके आई थी। घर का माहौल आज जैसा ही था, खुशियों से भरा हुआ। माँ सुबह से तैयारियों में लगी रहती थी। पिताजी बाजार से उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ और फल लाते थे और भाई बहन उसे चारों तरफ से घेर लेते थे। उस दिन जब वह ससुराल से आई थी तो रेवती जी ने उसे गले लगाकर कहा था, तू आई है तो ऐसा लग रहा है जैसे घर फिर से जी उठा हो। माधव जी ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा था, हमारी शोभा तो पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही है। शोभा को याद है कैसे घर का हर कोना उसे देखकर खिल उठता था। बैठक से लेकर उसके कमरे तक सब जगह खास तैयारी होती थी। माँ उसके लिए उसकी पसंदीदा खीर बनाती थी और पिताजी उससे ढेरों बातें करते हुए पूछते थे कि ससुराल में सब कैसे हैं। शोभा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे याद आया कैसे उसके आने पर पूरा घर खुशी से भर जाता था। उसका मायका तब भी उसकी पहली दुनिया था, जहाँ वह हर बार खुद को राजकुमारी जैसा महसूस करती थी। लेकिन आज वह माहौल वैसा तो था, पर शोभा का दिल पहले जैसा खुश नहीं था। उसने धीरे से ओम के बालों को संवारा और खुद को समझाने की कोशिश की। यह मायका अब भी उतना ही प्यारा था, पर उसके आने की वजह अब बदल चुकी थी। अब जब वह मायके में थी तो वह कोई खुशी लेकर नहीं आई थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बोझ और टूटे सपनों के साथ यहाँ पनाह लेने आई थी। रेवती जी और माधव जी ने उससे कभी कुछ नहीं पूछा, पर शोभा जानती थी कि उनके दिलों में भी वही सवाल था, क्या शोभा को जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी? शोभा ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए ओम का हाथ पकड़ा। वह चाहती थी कि बिंदु दी और उनके परिवार के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, लेकिन मन के किसी कोने में उसके ख्याल अब भी उसी सवाल से उलझे थे, क्या वह भी
कभी फिर से वैसी ही खुशी महसूस कर पाएगी जैसी पहले महसूस होती थी। बिंदु दी और सागर जी के साथ बैठक में बैठी थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। बिंदु दी को देखकर उसे अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आने लगे, जब सब कुछ कितना अच्छा था। उसका पति दिलीप उससे बेहद प्यार करता था। सास ससुर भी उसका सम्मान करते थे। उसे लगता था कि उसने एक खूबसूरत परिवार पाया है। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई थी। दिलीप का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो बातें वे हंसकर टाल देते थे, वही अब बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाती। शोभा हर बार सोचती कि यह बस वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बदतर होते गए। फिर एक दिन शोभा ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। दिलीप का किसी और महिला के साथ रिश्ता था। यह जानकर शोभा का दिल टूट गया। जब उसने दिलीप से इस बारे में बात की, शोभा गुस्से और दर्द में दिलीप से बोली, दिलीप, यह सब क्या है? यह औरत कौन है? और यह बातें जो मैं तुम्हारे फ़ोन में देख रही हूँ, इसका मतलब क्या है? दिलीप ने शोभा की तरफ गुस्से से देखा और बोला, तुम्हें कोई और काम नहीं है? हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। शोभा अपने आंसू को रोकते हुए बोली, दिमाग की उपज है यह मैसेज, यह तस्वीरें? क्या झूठ बोल रही हैं? दिलीप, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे यह सब कैसे छिपा सकते हो? शोभा की बात सुन दिलीप तेज आवाज में बोला, हाँ तो क्या कर लोगी? हर किसी की जिंदगी में यह सब चलता है। तुम अपना काम करो और खबरदार जो मेरे फोन को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। उस दिन शोभा का दिल टूट गया था। उसने रोते हुए अपनी सास दामिनी जी को सारी बात बताई और कहा, माँ जी आप ही समझाइए दिलीप को, यह सब ठीक नहीं है। शोभा ने सोचा उसकी सास उसके दर्द को समझेगी और उसका साथ देगी, पर उल्टा वो उस पर ही बरस पड़ी। अरे तूने तो ख्याल रखा नहीं, फिर वह क्या करेगा? बाहर ही जाएगा। मर्दों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, ज़्यादा रोक टोक करना ठीक नहीं। शोभा अपनी सास की बात सुनकर बोली, माँ जी आप यह क्या कह रही हैं? और मैं दिलीप का पूरा ख्याल रखती हूँ। बताइए कहाँ कोई कमी छोड़ी है मैंने? मैं तो बस अपना हक मांग रही हूँ। क्या यह गलत है? दामिनी जी गुस्से में बोली, हर वक्त छोड़, तू ही कुछ कमी छोड़ी होगी। तभी दिलीप बाहर जाने लगा। औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी घर चलता है। सोमा को समझ नहीं आया कि आखिर उसका कसूर क्या था। वह तो हमेशा घर और परिवार के लिए जीती रही। धीरे धीरे दिलीप का व्यवहार और खराब होता गया। वह देर रात घर लौटता। शोभा और ओम की तरफ ध्यान देना तो दूर, कई बार वह झल्लाकर शोभा पर हाथ भी उठा देता था। शोभा अपने बेटे ओम के लिए यह सब कुछ सहन कर रही थी, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने शोभा को मजबूर कर दिया घर छोड़ने को। चलिए जानते हैं आखिर क्या थी वह वजह। दिलीप शाम को देर से घर आया था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके मुंह से शराब की तीखी गंध आ रही थी। शोभा ने धीरे से पूछा, दिलीप कहाँ थे तुम? मैं और ओम पूरा दिन तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दिलीप ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें क्या मतलब है? जहाँ चाहूँ जाऊँ, जो चाहूँ करूँ, हर बात में टोकने की आदत है तुम्हें। शोभा ने संयम रखते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि घर पर थोड़ा समय बिताओ। ओम पूरा दिन पूछता रहा कि पापा कब आएंगे। इस पर दिलीप भड़क उठा। उसने पास रखा पानी का गिलास उठाया और जमीन पर पटक दिया। तुम्हारी यह बातें अब सुनने की ताकत नहीं है मुझ में। मेरा जब मन करेगा तब आऊँगा घर। तुम कौन होती हो पूछने वाली? शोभा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की।
उसने ओम को गोद में लिया और अपने कमरे में जाने लगी। तभी दिलीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इसे रखो नीचे, यह भी तुम्हारी तरह एक दिन मेरी जिंदगी में झंझट बनेगा। अचानक दिलीप ने ओम को शोभा की गोद से छीना और जोर से थप्पड़ मार दिया। ओम जोर जोर से रोने लगा। शोभा ने हैरान होकर कहा, दिलीप, ये तुम क्या किया? यह बच्चा है, तुमने इसको क्यों मारा? इसकी क्या गलती थी? शोभा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चीखते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। शोभा ने ओम को अपने पास खींचने की कोशिश की, लेकिन दिलीप का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ओम को छोड़ दिया और शोभा की तरफ बढ़ा। अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, कहकर उसने शोभा के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। शोभा का पूरा शरीर कांप गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा पर चोट लगी हो। उसने हमेशा सोचा था कि वह सब कुछ सह लेगी, गुस्सा, ताने, यहाँ तक कि दिलीप का बुरा व्यवहार भी। लेकिन जब दिलीप ने ओम पर हाथ उठाया और फिर उस पर, तो उसका धैर्य टूट गया। शोभा ने उस पल फैसला कर लिया। उसने ओम को अपनी गोद में उठाया और सख्त लहजे में कहा, बस अब और नहीं दिलीप, तुमने मेरा सब्र तोड़ दिया। मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती। दिलीप ने हंसते हुए कहा, जहाँ जाना हो तो जाओ, वैसे भी तुमसे और तुम्हारे बेटे से मुझे कोई मतलब नहीं। शोभा ने आंसू पोंछे और घर से बाहर निकलते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। वह जानती थी कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए भी थी। उस रात उसने मायके पहुंचकर रेवती जी के गले लगते हुए सिर्फ इतना कहा, अब और नहीं माँ, मैं टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को इस माहौल में नहीं रख सकती। रेवती जी ने उसे गले से लगाकर कहा, तूने जो किया वह सही किया, अब हम सब तेरे साथ हैं। उस रात शोभा ने एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वह अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी देगी, जिसमें न डर होगा न आंसू। शोभा के ख्यालों का सिलसिला तब टूटा जब बिंदु दी ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे शोभा, तुम भी तो कुछ खाओ, बस काम में ही लगी हो। शोभा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर उसकी जिंदगी में कितनी तकलीफ थी वह सिर्फ वही जानती थी। बिंदु दी और जीजा जी 2 दिन बाद वापस अपने घर चले गए, लेकिन शोभा अभी भी अपने मायके में थी। रेवती जी और माधव जी ने उसे सहारा दिया, लेकिन वह जानती थी कि यहाँ रहना एक स्थायी समाधान नहीं है। वह ओम की तरफ देखती, जो अपने छोटे छोटे खिलौने से खेलने में खोया रहता था। उसके मासूम चेहरे को देखकर शोभा के भीतर हिम्मत आती। उसने ठान लिया था कि वह अपने बेटे के लिए एक नई और बेहतर जिंदगी बनाएगी। एक दिन रेवती जी ने शोभा से कहा, बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जीवन में अकेले चलने का साहस अब तुम्हें खुद जुटाना होगा। शोभा ने अपनी माँ की बात को गहराई से समझा। अगले ही दिन वह अपनी पढ़ाई और काम के अनुभव को याद करते हुए नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। शोभा ने कई जगह इंटरव्यू दिए। शुरुआत में हर जगह उसे उसके पिछले अनुभव और घरेलू परिस्थितियों के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक छोटे से स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। यह नौकरी बड़ी नहीं थी, लेकिन शोभा के लिए यह एक नई शुरुआत थी। ओम के स्कूल में दाखिले के लिए भी शोभा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा ओम की पढ़ाई और ज़रूरतों पर खर्च करना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि ओम एक ऐसा माहौल पाए जहां वह खुश रह सके,
और डर के साए से दूर हो। धीरे धीरे शोभा की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। स्कूल में उसकी मेहनत और लगन देखकर प्रिंसिपल ने उसकी सैलरी बढ़ा दी और उसे एक स्थायी पद दे दिया। शोभा का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। कुछ सालों बाद एक दिन दिलीप शोभा के घर अचानक दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसने शोभा से माफ़ी मांगते हुए कहा, शोभा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम्हारी और ओम की ज़रूरत है। मुझे एक और मौका दो। हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। शोभा ने उसकी आंखों में देखा। वह झूठ और पछतावे के बीच का फर्क अब बखूबी समझ चुकी थी। उसने दृढ़ता से कहा, दिलीप, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने हर बार मुझे और मेरे आत्मसम्मान को कुचला। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ओम और मैं अब अपनी नई ज़िंदगी में खुश हैं। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। दिलीप शोभा की आवाज़ में आई ताकत देखकर चौंक गया। वह बिना कुछ कहे लौट गया। शोभा ने खुद को और मजबूत महसूस किया। शोभा की ज़िंदगी अब धीरे धीरे स्थिर हो चुकी थी। स्कूल में उसकी नौकरी, ओम की पढ़ाई ने उसे व्यस्त रखा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक और मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो उसे नए सिरे से खुशियाँ दे सकता था। एक दिन स्कूल में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से कई जाने माने लोग आए थे। मुख्य अतिथि थे गिरीश, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करने वाले एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके भाषण ने हर किसी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, हर महिला में अपनी ज़िंदगी को बदलने की ताकत होती है। बस अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है और अपने फैसले खुद लेने का हौसला जुटाने की। शोभा ने गिरीश की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उनके विचारों ने उसे प्रभावित किया। कार्यक्रम के बाद शोभा ने गिरीश से मुलाकात की। उसने अपनी कहानी साझा की और कहा, आपकी बातों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैंने भी अपने बेटे के लिए नई शुरुआत की है। गिरीश ने उसकी बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कहानी तो खुद एक मिसाल है। क्यों ना आप हमारे साथ काम करें और उन महिलाओं को प्रेरित करें जो अभी भी अपने संघर्ष से लड़ रही हैं। शोभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वह स्कूल के साथ साथ गिरीश के संगठन के साथ भी जुड़ गई। वहाँ उसने कई ऐसी महिलाओं से मुलाकात की जो अपनी समस्याओं का सामना कर रही थी। शोभा ने उनकी मदद करना और उन्हें सशक्त बनाना अपना उद्देश्य बना लिया। शोभा अब स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ गिरीश के संगठन के साथ जुड़कर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने लगी थी। उसकी दिनचर्या व्यस्त हो चुकी थी। उसे हर दिन नई ऊर्जा थी। संगठन के साथ काम करते हुए उसने देखा कि कई महिलाएं घरेलू हिंसा, सामाजिक दबाव और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही थी। उनकी मदद करना शोभा को अपनी ताकत का एहसास कराता था। महिलाओं की मदद करते हुए एक दिन शोभा रेखा नाम की एक महिला से मिली। रेखा की कहानी शोभा की तरह ही थी। उसका पति भी हिंसक था और वह अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। रेखा ने डर और हताशा के साथ कहा, दीदी, मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूं। मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना ही नौकरी। शोभा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले खुद पर विश्वास करो। हम तुम्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करेंगे। शोभा और गिरीश ने मिलकर रेखा को सिलाई की ट्रेनिंग दिलवाई। कुछ ही महीनों में रेखा ने खुद का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। जब रेखा पहली बार अपनी कमाई लेकर शोभा के पास आई
तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। गिरीश और शोभा अब संगठन के कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम कर रहे थे। गिरीश शोभा के साहस और मेहनत की बहुत सराहना करता था। वह अक्सर शोभा से कहता, तुम्हारे जैसा जज्बा हर किसी में नहीं होता। तुमने अपनी तकलीफ़ों को अपनी ताकत बना लिया है। धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत गहरी होती गई। गिरीश न केवल शोभा की मदद करता था बल्कि ओम का भी बहुत ध्यान रखता था। ओम भी गिरीश को पसंद करता था। एक दिन गिरीश ने शोभा से कहा, शोभा, आप हर बार दूसरे के लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको भी खुशी पाने का हक है? शोभा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुशी मेरे लिए अब मेरा बेटा ओम है, उसके लिए ही सब कुछ कर रही हूँ। गिरीश ने गंभीर होकर कहा, और आपके लिए क्या? आप नहीं चाहती कि आपके जीवन में कोई ऐसा हो जो आपका हाथ थामे? शोभा ने चुपचाप उसकी बात सुनी। गिरीश ने आगे कहा, अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दें तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको और ओम को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। शोभा के लिए यह पल बहुत भावुक था। उसने बहुत कुछ सहा था और अब दोबारा किसी पर भरोसा करने में डर महसूस हो रहा था। उसने गिरीश से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। अगले कुछ दिनों तक शोभा ने इस बात पर बहुत सोचा। उसने अपने दिल से पूछा कि क्या वह गिरीश पर भरोसा कर सकती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रात के खाने के बाद जब घर में सन्नाटा था, शोभा ने माँ से कहा, माँ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। माँ ने उसके चेहरे पर हल्की चिंता देखी और कहा, क्या बात है बेटी, तुम परेशान लग रही हो। शोभा ने थोड़ी झिझक के साथ गिरीश की बात माँ को बताई। उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया, कैसे गिरीश ने उसका और ओम का साथ देने का प्रस्ताव रखा और कैसे वह अब खुद पर भरोसा करने में डर रही थी। माँ ने ध्यान से सब सुना और फिर शोभा का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, तुमने अब तक हर मुश्किल का सामना किया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मिले जो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खुशी दे सके तो उसे ठुकराना सही नहीं होगा। शोभा ने थोड़ी उलझन के साथ पूछा, माँ, मुझे डर लगता है, क्या होगा अगर यह फैसला भी गलत निकला? माँ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, डर हमेशा रहेगा शोभा, लेकिन हर इंसान दिलीप जैसा नहीं होता। गिरीश ने जिस तरह तुम्हारा और ओम का ख्याल रखा है, यह दिखता है कि वह एक अच्छा इंसान है। हर रिश्ता एक मौका मांगता है और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुश रहने का हक है। माँ की बात सुन शोभा धीरे से बोली, माँ, मैं नहीं चाहती कि कोई ओम को अपनाने का सिर्फ वादा करे। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो उसे भी अपने बेटे की तरह देखे। माँ मुस्कुराते हुए बोली, और मैंने देखा है गिरीश ओम के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करता है। उसने कभी तुम्हारे या ओम के प्रति कोई गलत भावना नहीं दिखाई। तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। बेटी, जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है, इसे नकारना मत। माँ से बात करने के बाद शोभा के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि माँ सही कह रही थी। जिंदगी में हर रिश्ते को एक मौका देना ज़रूरी है और गिरीश ने उसके और ओम के लिए जो सम्मान और अपनापन दिखाया था वह वाकई सच्चा था। अगले दिन शोभा ने गिरीश से मिलने का फैसला किया। उसने उसे बुलाकर कहा, मैंने बहुत सोचा और माँ से भी बात की। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ कि यह रिश्ता सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ओम के लिए भी होगा। मुझे उसके लिए एक पिता चाहिए
जो उसे सच्चे दिल से अपनाए। गिरीश ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, शोभा, मैंने हमेशा ओम को अपना बेटा माना है। मेरे लिए यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि हम तीनों के लिए है। मैं तुम्हें और ओम को कभी निराश नहीं करूँगा। शोभा ने माँ की सलाह मानकर अपने डर और असुरक्षा को पीछे छोड़ दिया। उसने दिलीप के साथ शादी की। शादी सादगी से हुई, जिसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। माँ ने इस मौके पर कहा, शोभा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपनी ज़िंदगी को खुद संवारने का फैसला लिया है और अब मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। शोभा की ज़िंदगी में अब एक नई रोशनी आ गई थी। उसने अपने अतीत के दर्द को भुलाकर एक नई शुरुआत की थी। माँ के साथ बिताए गए एक पल उसकी ताकत बन गए और उसने सीख लिया कि सही सलाह और सही समय पर लिए गए फैसले ज़िंदगी बदल सकते हैं। शोभा ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, अगर आप मेरे साथ ना होती तो शायद मैं यह हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। आपने हमेशा मेरा सहारा बनकर मुझे जीने की राह दिखाई है। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, माँ का काम ही यही होता है। लेकिन अब तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारी है, इसे खुशी से जियो। रेवती जी ने अपनी बेटी को हंसकर विदा किया, क्योंकि वह रोकर अपनी बेटी को विदा नहीं करना चाहती थी। वह अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहती थी, जिस कारण वह खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा किया। अब शोभा, गिरीश और ओम हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। तो दोस्तों, शोभा ने अपनी ज़िंदगी का जो फैसला लिया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।